प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। देखिए, मधु को बसंत है वो अनेक उदाहरण देता है शुद्धता के विषय में, शारीरिक शक्ति के विषय में, कि सफाई का इतना महत्व नहीं होता है, शारीरिक शक्ति ही ज़्यादा महत्वशाली होती है। वो जोहड़ का उदाहरण देता है, चूहा छेदन सा का उदाहरण देता है कि देखिए जोहड़ में अनेक प्रकार खुला पानी होता है, उसमें अनेक कीट पतंग भी मिले होते हैं, मैला पानी होता है और उसको लोग पीते हैं और वो लोग कभी भी बीमार नहीं होते हैं, क्योंकि उनके शरीर में क्या है, ताकत है, और शरीर है वो रोग प्रतिरोधक क्षमताओं से क्या है, लड़ने की क्षमता रखता है। उसमें लाल रुधिर कणिकाएं उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे अनेक प्रकार के उदाहरण देकर के वो उनको समझाने का प्रयास करता है। फिर मधु है वो क्या कहती है, तो क्या आप चाहते हैं हम जोहड़ का पानी पीना शुरू कर दें? कि जब बसंत है मधु को उदाहरण देता है कि वहाँ के लोग हैं, वो पानी है वो जोहड़ का पीते हैं, और जोहड़ में तो अनेक मैला पानी होता है, फिर भी उनको कोई बीमारी नहीं होती है। तब व्यंग्य पूर्वक है वो मधु बसंत को कहती है कि आप भी ऐसा सोचते हैं क्या कि हम भी वही पानी पिए? ऐसा कभी नहीं होगा। वो हंसती हुई उनको कहती है। बसंत उठकर कमरे में घूमता हुआ कमरे में घूमता हुआ तुम इस बात पर अपनी विषाक्त हंसी बिखेर सकती हो कि आप व्यंग्य हंसी हंस रही है उसके सामने रुक कर। तुम्हें मालूम हो कि अमेरिका के डॉक्टर वहीं रहे। एक जाट के रक्त का उन्होंने विश्लेषण किया, मालूम हुआ कि उसमें रोग का मुकाबला करने वाले कीटाणु, रोग की मदद करने वाले कीटाणुओं से कहीं ज़्यादा है। कि वहाँ के जो जो जोहड़ का पानी पीते हैं उन लोगों पर डॉक्टरों ने परीक्षण किया तो उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई गई। रोग उत्पन्न होने वाली क्षमता की अपेक्षा रोग प्रतिरोधक क्षमता के कीटाणु थे वो ज़्यादा थे, इसलिए वो कभी भी क्या नहीं होते हैं, बीमार नहीं होते हैं। मालूम हुआ कि उसमें का मुकाबला करने वाले कीटाणु, रोग की मदद करने वाले कीटाणुओं से कहीं ज़्यादा हैं। तब उन्होंने वहाँ के लोगों की खुराक का निरीक्षण किया कि वो लोग खाते पीते क्या हैं। पता चला कि वे अधिकतर दही और लस्सी का प्रयोग करते हैं। दही बहुत सी बीमारियों के कीटाणुओं को मारने की शक्ति, बीमारी का मुकाबला इन नजाकतों और नफासतों से नहीं होता, बल्कि शरीर में ऐसी शक्ति पैदा करने से होता है जो रोग के आक्रमण और प्रतिरोध करे, इसके फिर घूमने लगता है। ये वसंत है वो मधु को कहता है कि ये दिखावा करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो नहीं बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता तो शारीरिक शक्ति को बढ़ाने वाली वस्तुओं को खाने से ही बढ़ती है, इसलिए ऐसी हरकतों करने से, ऐसी सफाई और ऐसा व्यवहार करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ने वाली है। ऐसा कह करके वो विचरण करने लगता है, इधर उधर घूमने लगता है। मधु, मैंने चूहा छेदनसा की बात सुन ली। मेले तौलिए से शरीर लाल कीटाणु फैले या सफेद, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं तो इतना जानती हूँ कि बचपन ही से मुझे सफाई पसंद है। मामा जी के पास भी मैं रहती थी तो सफाई व्यवस्था रखती थी। ऐसा वो उदाहरण वहाँ देती है। बसंत, मेज के कोने का सहारा लेकर तुमने फिर अपने मामा और मौसा की कथा छेड़ी। माना कि विलायत हो आए हों, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि वे जो कहते हैं वे वेद वाक्य है, कि उनकी कई बातें कभी झूठी नहीं हो सकती। वही कहते हैं वो सब कुछ सत्य है। उस दिन तुम्हारे मौसा आए थे, उन्होंने हाथ धोए तो मैंने कहीं भूल से तौलिया पेश कर दिया। मधु के पास जाकर उन्होंने दांत निकाल दिए। नकल उतारते हुए, मैं किसी दूसरे के तौलिए से हाथ नहीं पहुंचता, और वे अपने रुमाल से हाथ पहुंचने लगे। मैं पूछता हूँ, अगर वे उस तौलिए से हाथ पहुँच लेते तो उन्हें कौन सी बीमारी चिपट जाती? कि उस तौलिए से हाथ पहुँचने से क्या बीमारी हो जाती उनको? मधु, अब यह तो उनकी सोचने का विषय है। वो किस प्रकार से सोचते हैं, कैसा उनका व्यवहार है, वो करते हैं उपयोग या नहीं करते हैं दूसरे के तौलिए का, ये तो वो जाने। आप मेरे को क्यों कह रहे हैं? ऐसा उत्तर देती है वसंत। और तुम्हारे मामा जी वापस जाकर फिर मेज पर बैठ जाता है। तुम्हारे जाने के एक दिन बाद मैं उनके यहाँ गया, रात वहीं रहा। दूसरे दिन मुझे सीधा दफ्तर आना था। कहने लगे हजामत यहीं बना लो। मैंने कहा मैं एक दिन छोड़कर हजामत बनाता हूँ, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। जब उन्होंने अनुरोध किया तो मैंने कहा अच्छा, बना ही लेता हूँ। तब वे एक निकृष्ट सा रेजर ले आए और कहने लगे नकल उतारते हुए, मैं अपने रेजर से किसी दूसरे को हजामत नहीं बनाने देता, इसलिए मैंने मेहमान के लिए फिर दूसरा रेजर रख छोड़ा है। क्रोध के मारे मेरा रक्त खोल उठा। ऐसा भाव उन्होंने मेरे प्रति प्रकट किया तो मेरे नस नस में गुस्सा उत्पन्न हो गया।
अपने आप को रोक कर मैंने केवल इतना कहा, रहने दीजिए, मैं घर जाकर सेव कर लूँगा, कि ऐसी मेरे को आवश्यकता ही नहीं है, आप रहने दो, मैं घर जाकर के कर लूँगा। मधु, मामा जी हैं वो नियमों के पक्के हैं, वो अपने नियमों का पालन से ही जीवन जीते हैं, ऐसा वो उनको आभास करवाना चाह रही है। बसंत अपनी बात जारी रखते हुए, इस पर शायद उन्हें महसूस हुआ कि मुझे उनकी बातें बुरी लगी और उन्होंने मुझे अपनी ही रेजर से हजामत बनाने पर विवश कर दिया, किंतु मेरे हजामत बनाने के बाद मेरे ही सामने ब्लेड उन्होंने लान से फेंक दिया और नौकर से कहा कि रेजर को स्टाइलिश कर लाए। नकल उतारते हुए धो करके साफ करके ले आए मामा जी। मधु, मैं कहती हूँ आप उनके स्वभाव से परिचित नहीं, उस आपको बुरा लगा। समझता की भावना भी काव्य और कला ही की भांति होती है। जैसे काव्य कला का कौशल होता है, वैसे ही स्वास्थ्य के प्रति लोग चिंतित होते हैं। बसंत आवेग में उसके पास आकर, क्यों काव्य और कला अपनी इस घृणा में घसीटती हो, कि किसका उदाहरण किसके साथ प्रस्तुत कर रही हो, कहाँ काव्य कला की बात और कहाँ ऐसी तुच्छ सोच की बात कर रही हो। तुम तुम है सरे ऐसे वातावरण में पले हुए सब लोगों की नफरत में नफरत की भावना काम करती है। शरीर से, गंदगी से, जीवन से नफरत की, कि आप तो दूसरे के जीवन से क्या करते हैं, नफरत करते हैं। मधु चुप रहती है। बसंत, और मुझे जीवन में घृणा नहीं, मुझे शरीर से भी घृणा नहीं, और मैं सच कह दूं, मुझे गंदगी से भी घृणा नहीं है, कि गंदी बस्तियां हैं, गंदगी है, उनसे भी मैं घृणा नहीं करता हूँ। मैं तो स्वच्छ शरीर की बात करता हूँ, स्वस्थ मस्तिष्क की बात करता हूँ, स्वच्छ विचारों की बात करता हूँ। हंसती है तो फिर कूड़ों के ढेरों पर बैठिए। मधु है वो व्यंग्यपूर्वक फिर कहती है कि फिर आप ऐसा कीजिए, कूड़े के ढेर पर जा करके बैठ जाइए। वसंत फिर कुर्सी पर जा बैठता है और कुर्सी को और समीप से आता है, और कुर्सी के और समीप से आता है। मुझे गंदगी से घृणा नहीं, किंतु मैं गंदगी पसंद नहीं करता। बड़ा नाजुक सा फर्क है। यदि हमें जीवन का सामना करना है तो रोज गंदगी से दो चार होना पड़ेगा, फिर इससे घृणा कैसे। जिन गरीबों को तुम अपने बरामदे में फर्श पर भी नहीं, पाँव न रखने दो, मैं उनके पास घंटों बैठ सकता हूँ। कि मेरा सोचने का के प्रति दृष्टिकोण और आपकी सोचने के दृष्टिकोण में बहुत अंतर है। आप तो उन व्यक्तियों से भी घृणा करते हैं जो निम्न जाति के हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं। मैं तो उनके पास में बैठना भी पसंद करता हूँ। गंदगी से मैं घृणा करता हूँ, लेकिन गंदे वहाँ के निम्न स्तर के लोगों के साथ में मैं कभी भी घृणा नहीं करता हूँ। मधु हंसती है, और मैंने ऐसे गंदे इलाके में जीवन के निरंतर कई वर्ष बिताए जहां तुम्हारी स्वच्छता की सड़क तुम्हें गुजरने तक न दी समझी। और उदाहरण देता है कि मैंने ऐसे लोगों के साथ में जीवन का बहुत सारा अंश है वो बिता दिया है, लेकिन मैं उन लोगों से गणना नहीं करता हूँ, गंदगी से गणना करता हूँ, कि गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। मधु वहीं बैठे और वही वैसे ही स्वेटर बुनते हुए, पर अब तो आप विपन्न नहीं है, कि पहले तो आप गरीब थे तब ऐसा जीवन व्यतीत करते थे, अब आप गरीब नहीं है तो आप ऐसा जीवन यापन क्यों कर रहे हैं। अब तो आप गंदे इलाकों में नहीं रहते। विपन्नता की व्यवस्था को मैं समझ सकती हूँ, किंतु गंदेपन का स्वभाव मेरी समझ से दूर की वस्तु है। कि हो सकता है आदमी गरीब अमीर हो सकता है, लेकिन सफाई का विषय गरीबी अमीरी से नहीं जोड़ा जा सकता, ऐसा मधु है वो बसंत को तर्क देती है। तो तुम्हारे विचार में मैं स्वभाव से गंदा हूँ। फिर है वो अपने हृदय पर ले लेता है और कहता है कि आप अगर ऐसा मानते हैं कि मैं गंदी बस्ती में ही रह सकता हूँ, गंदगी पसंद करता हूँ, तो इसका मतलब मेरा स्वभाव ही क्या है, गंदा है। बंधु उसी विषैली हंसी के साथ, मैं कब कहती हूँ कि आपका स्वभाव गंदा है। वसंत खड़ा हो जाता है। ऐसे कुछ दिन मुझ पर आए हैं जब एक बनियान पहने मुझे कई दिन गुजर जाते थे, उसे धोने तक का अवकाश न मिलता था, और अब मैं दिन में 2 बार बनियान बदल लेता हूँ। अगर यह गंदेपन की आदत है तो ऐसी आदत को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा उसको आभास करवाता हुआ मधु को कहता है। मधु हंसी उसी हंसी के साथ, कब कहती हूँ। बसंत, स्वच्छता बुरी नहीं, तुम तो हर चीज को सनक की हद तक पहुँच